एंड कैसे हैं आप सब। मैं हूं ममता और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का पार्ट 2। जैसे कि हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया था कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो क्या होती है, डिफॉरेस्टेशन, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसमें हमने पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे हमने, कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है ये हमने पढ़ा था, और ये क्या होते हैं, सेंचुरी क्या होती हैं, नेशनल पार्क क्या होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे। तो आज हम इससे आगे जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पहले फ्लोरा एंड फोना, ये क्या होता है। तो एज द चिल्ड्रन वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व दे अप्रिशिएट द ग्रीन वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट। जैसे कि हम पढ़ रहे थे कि जो इसमें वो हैं भूजो और पहेली हैं, वो कहाँ गए थे, वो गए थे और साथ में और बच्चे भी कहाँ गए थे, प्रोफेसर अहमद के साथ एंड माधव जी, इन सब के साथ कहाँ गए थे, वो बायोस्फीयर रिजर्व में गए थे। तो उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तब इसी में आगे पढ़ते हैं हम कि जैसे ही वो चिल्ड्रन वॉक अराउंड वो जाते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में, तो वो अप्रिशिएट करते हैं कि फॉरेस्ट जो है यहाँ पर कितने अच्छे हैं, जो ग्रीन वेल्थ है यानी कि जो हरी भरी धन के बारे में मतलब उन्होंने कहा हुआ है जो प्लांट्स को, कि कितना अच्छे से है यहाँ पर, सब बहुत अच्छे से वहाँ पर मैनेज हो रखा है। दे आर वेरी हैप्पी टू सी टॉल टीक ट्रीज, वो सबको देखकर बहुत खुश हुए, लंबे लंबे टीक ट्रीज थे, एनिमल्स थे फॉरेस्ट के अंदर, तो सबको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। सडनली पहेली फाइंड्स ए रैबिट एंड वांट्स टू कैच इट, तो वो चाहती, उसने एक रैबिट को देखा और वो उसको पकड़ना चाह रही थी। शी स्टार्ट्स रनिंग आफ्टर इट, उसने क्या किया, उसको अच्छा लगा, उसके पीछे उसने दौड़ना भी शुरू कर दिया। प्रोफेसर अहमद स्टॉप्स हर, लेकिन प्रोफेसर अहमद ने उसको रोक लिया। ही एक्सप्लेन्स दैट एनिमल्स आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ओन हैबिटेट, उन्होंने क्या बताया कि जो ये एनिमल्स होते हैं ये कंफर्टेबल होते हैं जहाँ पर ये रहते हैं, और ये उसी में खुश रहते हैं कि ये फ्रीली घूम सकें। तो अपने हैबिटेट में, हैबिटेट मतलब जहाँ पर वो रहते हैं, तो उसमें वो खुश रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं। तो हमको उनको क्या नहीं करना चाहिए, डिस्टर्ब। तो वी शुड नॉट डिस्टर्ब दैम, तो हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। फिर माधव जी एक्सप्लेन करते हैं दैट सम एनिमल्स एंड प्लांट्स टिपिकली बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एरिया, कि कुछ तो प्लांट्स होते हैं, कुछ एनिमल्स तो वो इस तरह के होते हैं वो कि एक एरिया में ही पाए जाते हैं, वो ऐसा नहीं कि हर जगह हमें मिलेंगे, वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्लोरा, उस एरिया का उसको फ्लोरा बोलते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलेंगे उनको हम बोलेंगे फोना ऑफ दैट एरिया। ठीक है भाई बच्चों, ये फ्लोरा और फोना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये टर्म्स जो है आप क्लियर कर लीजिए। जो फ्लोरा है ये क्या है, द प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, और वाइल द फोना द एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, उनको हम बोलेंगे फोना। तो आगे देखिए क्या दिया हुआ है, साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न्स, अर्जुन एटसेट्रा आर द फ्लोरा। ठीक है, ये सब क्या है, फ्लोरा है वहाँ के। और चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीतल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वोल्फ, ये सब क्या है, ये एग्जाम्पल है फोना के। जो कहाँ के हैं ये फोना, पंचमढ़ी बायो रिजर्व के। तो वहाँ पर जो प्लांट्स हैं उनको क्या बोला है कि वो वहाँ के क्या है, फ्लोरा है, और जो एनिमल्स हैं ये सब वो वहाँ के फोना है। आगे पढ़ते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट जो है कि एंडेमिक स्पीशीज क्या होती हैं। अच्छा, इसमें ऊपर एक्टिविटी दी हुई है 7.5, इसमें कहा हुआ है ट्राई टू आइडेंटिफाई द फ्लोरा एंड फोना ऑफ योर एरिया। तो आपको क्या करना है, अपने एरिया के फ्लोरा कौन कौन से वहाँ प्लांट्स मिलते हैं, और फोना मीन्स कौन कौन से एनिमल्स आपके एरिया में मिलते हैं, उनकी आपको लिस्ट बनानी है। नाउ एंडेमिक स्पीशीज, तो सून द ग्रुप क्वाइटली एंटर द डीप फॉरेस्ट। अब जो ग्रुप है, वो जो बच्चों का ग्रुप है जिसमें पहेली भूजो हैं, सब कहाँ जाते हैं, वो डीप फॉरेस्ट में जाते हैं। चिल्ड्रन आर सरप्राइज टू सी अ वेरी बिग स्क्वेल, तो अब चिल्ड्रन जो है बहुत सरप्राइज है, उन्होंने बहुत बड़ी क्या देख ली है, स्क्वेल देख ली है। और दिस स्क्वेल हैज़ अ बिग फ्लफी टेल, और जो स्क्वेल है इसकी बहुत लंबी सी टेल भी है, और जो फ्लफी है मतलब रोएदार जो है टेल है इसकी। दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट, और वो सब जानना चाहते हैं, बहुत क्यूरियस हैं कि आखिर इसके बारे में मतलब कुछ जानना चाहते हैं, क्या है, कैसे है ये, तो वो उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो माधव जी उनको बताते हैं, क्या बताते हैं कि दिस इज़ नोन एज जायंट स्क्वेल, कि इसको हम बहुत बड़ी स्क्वेल कहते हैं, एंड इज एंडेमिक टू दिस एरिया, और ये इस एरिया के लिए क्या है, एंडेमिक है।
एंडेमिक मतलब कि वो उस पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है और कहीं नहीं मिलती है। तो एंडेमिक स्पीसीज आती है कि एंडेमिक स्पीसीज होती क्या है? तो एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो एंडेमिक स्पीसीज क्या होती हैं? तो ये प्लांट की और एनिमल की वो स्पीसीज होती हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती हैं और कहीं हमें ये नहीं मिलेंगी। ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट में बी एंडेमिक टू अ जोन। तो कोई भी पर्टिकुलर टाइप का एनिमल है या प्लांट है वो एक जोन मतलब इलाके के लिए, स्टेट के लिए या फिर कंट्री के लिए एंडेमिक हो सकता है, मतलब कि वो केवल उस पर्टिकुलर एरिया में ही, उस जोन में ही या उस स्टेट में ही या उस कंट्री में ही मिल सकता है और कहीं वो नहीं मिलेगा। माधव जी शोज साल एंड वाइल्ड मैंगो। अब वो उनको वो भी दिखाते हैं, साल और वाइल्ड मैंगो ट्री दिखाते हैं। वो कहते हैं ये भी दो एग्जाम्पल किसके हैं? एंडेमिक स्पीसीज के। देखा आप नीचे देख रहे हैं ये जो है ये क्या है? वाइल्ड मैंगो का ट्री है। और ऐसे ही साल का ट्री दिखाते हैं, वो कहते हैं कि ये जो है एंडेमिक फ्लोरा है, क्योंकि प्लांट हो गई है तो इसलिए हम क्या बोल देंगे? फ्लोरा। तो वो कहते हैं ये एंडेमिक फ्लोरा है ऑफ द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ का क्या है? ये एंडेमिक फ्लोरा है। अब है बाइसन, इंडियन जायंट स्क्वायरल एंड फ्लाइंग स्क्वायरल, ये भी सब क्या है? ये भी सब एंडेमिक फोना है इस एरिया के, मतलब एनिमल्स जो है पर्टिकुलर एरिया में जो मिलते हैं इस एरिया के वो फोना है। तो ये जो बताया उन्होंने ये एनिमल्स वहाँ पर क्या है उस एरिया के, ये एंडेमिक फोना है। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, लेकिन अब क्या हो चुका है? हम जो है उनका हैबिटेट में जहाँ वो रहते हैं, जंगल में रहते हैं, तो उसको हम क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं, उनको ख़त्म कर रहे हैं। तो इंक्रीजिंग किसकी वजह से? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज में अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एंडेमिक स्पीसीज। तो इससे क्या हो रहा है? जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं? हम जो है इनके हैबिटेट को ख़त्म कर रहे हैं। तो जो नई स्पीसीज़ हैं वो क्या हो रही है? इससे अफेक्ट हो रही हैं। द नेचुरल है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? इनके नेचुरल हैबिटेट को ख़त्म कर रहे हैं, तो जो इससे स्पीशीज़ जो हैं वो क्या हो रही है? बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही हैं। और उनकी स्थिति कैसी हो गई है? उनके एग्जिस्टेंस की एंडेंजर, मतलब वो मुसीबत में पड़ गए हैं, उनकी जो नंबर है वो कम होते जा रहे हैं। तो अब उनका रहना जो है मुश्किल हो गया है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? इन जंगलों को, उनका जो हैबिटेट है उसको हम क्या कर रहे हैं? ख़राब कर रहे हैं। आगे है कि स्पीशीज़ क्या होती है। तो इस देखिए आपने ये जायंट यहाँ पर स्क्वायर है, इसका फिगर भी दिया हुआ है। देखिए आपको दिख रही है ना इसकी जो कितनी टेल कितनी लंबी है और रोएदार है। तो ये वहाँ की क्या है? वहाँ की ये एंडेमिक फोना है। आगे देखिए स्पीसीज क्या होती है। तो स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। तो देखिए स्पीसीज क्या होती है? पॉपुलेशन का वो ग्रुप होता है जो आपस में क्या कर सके? इंटरब्रीडिंग कर सके, मतलब आपस में क्रोध हम उसमें इंटरब्रीडिंग करा सके ताकि उनका जो नंबर है, उनका जो नंबर है वो बढ़ सके। जैसे कि मान लो डॉग की स्पीसीज हो गई तो डॉग से ही क्या कर सकता है? जनरेशन को बढ़ा सकता है। ह्यूमन बींग के साथ क्या कर सकते हैं? जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक ही तरह की जो पॉपुलेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीसीज बोलते हैं। दिस मीन्स दैट द मेंबर ऑफ अ स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस। का मतलब क्या हुआ कि जो स्पीसीज होते हैं उसके मेंबर आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ओनली विद द मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीसीज। तो दिस मीन्स दैट द मेंबर ऑफ अ स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स ओनली विद द मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीसीज। तो वो अपनी ही स्पीसीज का क्या कर सकते हैं? रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को पैदा कर सकते हैं। एंड नॉट विद मेंबर ऑफ अदर स्पीसीज। डॉगी है तो डॉग के साथ ही क्या करेगा? रिप्रोडक्शन करेगा और उनके साथ क्या होंगे? उनके जो चाइल्ड वो होंगे, चिल्ड्रन होंगे, उनसे ही होंगे वो। ऐसे जो ह्यूमन बींग्स है तो मतलब वो एक तरह की स्पीसीज होती हैं। अलग स्पीसीज के साथ मेंबर के साथ वो ये काम नहीं कर सकता। तो मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज हैव कॉमन करैक्टरिस्टिक्स। और एक ही स्पीसीज के जो मेंबर्स होते हैं उनके करैक्टरिस्टिक्स भी कैसे होते हैं? सबके कॉमन होते हैं, एक से होते हैं। ठीक है बेटा, तो आगे हम पढ़ते हैं। आगे है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है। तो सून पहेली सीज अ बोर्ड विद पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटर्न ऑन इट। तो उसने क्या देखा कि वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, उस पर क्या लिखा हुआ है? पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स दैट लाइक रिजर्व फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशंस टू वाइल्ड एनिमल्स। तो उनको बताते हैं कि जैसे कि रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं ऐसे ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी होती हैं। तो उनमें होता क्या है? उसमें हम क्या करते हैं? प्रोटेक्शन करते हैं, देखभाल करते हैं और अच्छी सी लिविंग कंडीशन देते हैं। किसको? जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो जंगलों में एनिमल्स रहते हैं उनको हम अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं, उनको अच्छी कंडीशन देते हैं ताकि वो अच्छे से वहाँ रह सके। माधव जी फर्दर एक्सप्लेन्स, अब वो आगे बताते हैं दैट सेंचुरीज आर प्लेसेस वेयर किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल।
तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर हम सेंचुरी में क्या होता है, हम जो है ना तो किल कर सकते हैं, किल का इसी को पोचिंग बोलते हैं, ना तो हम मार सकते हैं और ना ही हम एनिमल्स को पकड़ सकते हैं। तो ये सब वहाँ पर क्या है, रुकाव, वहाँ पर सब रोकथाम लगी हुई है, प्रोहिबिटेड मतलब सबको रोका गया है। ना तो हम इन सेंचुरी में जो है एनिमल्स को मार सकते हैं, ना ही हम उनकी क्या कर सकते हैं, उनको पकड़ सकते हैं। ये सब यहाँ पर बिल्कुल जो है स्ट्रिक्टली वहाँ मना किया हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं। सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बग, वाइट आइड बग। तो देखिए यहाँ पर जो कुछ एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स, वो कौन कौन से, जैसे काला हिरन हुआ और सफ़ेद आँखों वाला हिरन है, एलिफेंट है, गोल्डन कैट है, पिंक हेडेड डक है, घड़ियाल है, मार्श क्रोकोडाइल है, पाइथन है और राइनासोरस है। तो ये सब क्या है, आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व इन आवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इन सबको हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, कहाँ पर, अपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप। जो इंडियन सेंचुरीज हैं तो उनका एक अच्छा सा मत जगह है, लैंडस्केप्स हैं, तरह तरह की लैंडस्केप्स होती है, जैसे कि ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट भी मिल जाते हैं यहाँ पर, और माउंटेन फॉरेस्ट जहाँ पर केवल क्या है, पहाड़ पहाड़ है, वहाँ ऐसा फॉरेस्ट भी मिल जाता है, एंड बुश लैंड इन डेल्टाज ऑफ बिग रिवर। और जो बिग रिवर्स के डेल्टाज होते हैं उन्हें बुश लैंड होती है। तो इस तरह के जो हर तरह के लैंडस्केप जो है यहाँ पर इंडियन सेंचुरी में मिल जाते हैं। तो इंडियन सेंचुरी जो है उनमें क्या है, यूनिक लैंडस्केप है। आगे पढ़ते हैं। तो इट इज़ पिटी दैट इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो ये बड़ी दुख की बात है कि इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी सेफ़ नहीं है। क्यों नहीं है सेफ़, क्योंकि जो इसके आसपास के लोग रहते हैं यहाँ पर, वो क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं और इन सबको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। चिल्ड्रन आर रिमाइंडेड ऑफ देयर विजिट टू द जू। अब चिल्ड्रन जो उनको याद आती है कि वो जू में गए थे, तो दे रिकॉल दैट जूज आर ऑल्सो प्लेसेस। और उन्हें याद आता है कि हाँ, जू भी ऐसी जगह ही है जहाँ पर हम क्या करते हैं, एनिमल को प्रोटेक्शन दी जाती है। तो ये कहा गया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ जू एंड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो हम ये देखिए अब एक्टिविटी 7.7, विजिट आर नियर बाय जू। अपने जो आसपास हैं वहाँ पर हम जू में क्या जाते हैं, अगर ऑब्जर्व करिए वहाँ पर कंडीशन प्रोवाइड टू द एनिमल्स। तो वहाँ पर क्या करिए, ऑब्जर्व करिए कि एनिमल्स को क्या कंडीशन प्रोवाइड की गई हैं। वर दे सुटेबल फॉर द एनिमल्स। जो वहाँ पर कंडीशन प्रोवाइड की गई हैं, क्या वो उन एनिमल्स के लिए सही हैं। कैन एनिमल्स लिव इन आर्टिफिशियल सेटिंग, क्योंकि वहाँ पर जो कंडीशन बनाई जाती है थोड़ी सी आर्टिफिशियल होती हैं वो। तो ऐसी सेटिंग में क्या एनिमल जो है वो कंफर्टेबली रह सकते हैं इंस्टीड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट। तो वहाँ पर क्या करते हैं, कंडीशंस को आर्टिफिशियली बनाते हैं, नेचुरल हैबिटेट्स थोड़ी सी वो अलग होती हैं। तो इन योर ओपिनियन विल द एनिमल्स बी कंफर्टेबल इन अ जू। तो आपकी राय में क्या है कि जो एनिमल्स होते हैं वो जू में ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे या फिर नेचुरल हैबिटेट में। तो सबका यही आंसर होगा कि कहाँ होंगे, नेचुरल हैबिटेट में, कि जहाँ पर वो फ्रीली घूम सकें और कंफर्टेबल रह सकें। तो ऐसी जगह ही सब पसंद करते हैं। तो जो एनिमल्स है वो कैसी जगह पसंद करेंगे, जो नेचुरल हैबिटेट होगा उनको, वहाँ पर वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। आगे देखते हैं नेशनल पार्क। तो ऑन द रोड साइड देयर वाज अनदर बोर्ड ऑन विच वाज रिटर्न सतपुरा नेशनल पार्क। अब वो रोड के दूसरी तरफ देखते हैं, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक बोर्ड लगा हुआ है ऑन द रोड साइड। तो वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है रोड पर और उस पर क्या लिखा हुआ है, सतपुरा नेशनल पार्क। तो चिल्ड्रन आर नाउ ईगर टू गो देयर। अब वो जो है बच्चे चाहते हैं कि वहाँ भी जाएं, वहाँ भी देखें। तो माधव जी टेल्स देम दैट दीज रिजर्व्स आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट्स ऑफ इकोसिस्टम। वो कहते हैं, माधव जी बताते हैं उनको कि जो रिजर्व है बहुत बड़े हैं एंड डाइवर्स एनफ, और बहुत डाइवर्स हैं ताकि वो अच्छे से क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, जितने भी वहाँ इकोसिस्टम है सबको प्रोटेक्ट कर सके। दे प्रिजर्व, अब क्या क्या प्रिजर्व होता है वहाँ पे, फ्लोरा है, फोना है, लैंडस्केप है, एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरिया। उस एरिया के जो हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट होते हैं तो वहाँ पर सब क्या है, ये वहाँ पर सब पर ये सुरक्षित हैं। सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये भी याद कर लीजिएगा कि सतपुरा नेशनल पार्क जो है वो पहला रिजर्व फॉरेस्ट है इंडिया का। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज़ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। और जो ये है टीक वो वहीं पर हमें मिलता है इस फॉरेस्ट में। अब आगे पढ़ते हैं। रॉक शेल्टर्स आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुरा नेशनल पार्क। तो रॉक शेल्टर्स है वो भी वहाँ पर मिलता है, कहाँ पर, सतपुरा नेशनल पार्क में। दीज आर द प्री हिस्टोरिक एविडेंसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन दिस जंगल। तो इन जंगल्स में पहले की प्रमाण मिलते हैं हमें, जो ह्यूमन लाइफ के वो यहीं मिलते हैं। दे गिव अस एन आइडिया ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रिमिटिव पीपल। और हमें पता लगता है कि पहले के जो लोग थे वो किस तरह का जीवन जो है बिताते थे, तो हमें एक आइडिया मिल जाता है।
रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड इन दीज शेल्टर्स, और इन शेल्टर्स में रॉक पेंटिंग्स भी हमें मिलती हैं। ए टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाई, कितने मिल चुके हैं अब तक? 55 रॉक शेल्टर्स मिल चुके हैं, आइडेंटिफाई हो चुके हैं। कहाँ पर? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। फिगर्स ऑफ एनिमल्स एंड मैन फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर डिपिक्टेड इन दीज पेंटिंग्स। और जो इसमें यहाँ पेंटिंग्स हैं उसमें क्या क्या हमें फिगर किस किस की देखने को मिलती हैं? तो एनिमल्स की, मैन आपस में लड़ रहे हैं उनकी, हंटिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर रहे हैं। तो इन सब की हमें पेंटिंग वहाँ पर दिखाई जाती हैं। तो मैनी ट्राइबल्स स्टिल लिव इन द एरिया, जो पहले के लोग हैं, ट्राइबल्स जो हैं वो भी वहाँ पर रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। एज चिल्ड्रन मूव अहेड दे सी अ बोर्ड, अब आगे बच्चे बढ़ते हैं वहाँ पर फिर एक बोर्ड देखते हैं। उस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? सतपुरा टाइगर रिजर्व रिटर्न ऑन इट। तो उस पर ये लिखा हुआ है। माधव जी एक्सप्लेन करते हैं, क्या कहते हैं? दैट प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर इन द कंट्री। अब बताते हैं कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो लॉन्च हुआ था, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, और उसके तहत हम क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं टाइगर को, जो हमारी कंट्री में टाइगर्स हैं उनकी हम सुरक्षा करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। और जिसका ऑब्जेक्टिव है, जिसका उद्देश्य है प्रोजेक्ट का, वो क्या है? कि जो हम क्या कर सके, इंश्योर कर सके, पक्का करें कि जो सर्वाइवल है, जो मतलब टाइगर है वो सर्वाइव अच्छे से कर सके, उनकी पूरी मेंटेनेंस हो, पूरी देखभाल हो हमारी कंट्री में टाइगर के पॉपुलेशन की। तो उसको वो किसके अंदर आता है? प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर आता है। आगे पढ़ते हैं। ये देखिए दिए हुए टाइगर का फिगर है, ये वाइल्ड बफेलो है, ये बारहसिंगा है, ये सब इनके फिगर यहाँ पर दिए हुए हैं। तो टाइगर इज़ वन ऑफ द मैनी स्पीसीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। अब देखते हैं, जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? ख़त्म होते जा रहे हैं, डिसअपियर होते जा रहे हैं हमारे फॉरेस्ट से। तो टाइगर भी एक ऐसी ही स्पीसीज़ है जो धीरे धीरे क्या हो रही है? डिसअपियर हो रही है, हमारे फॉरेस्ट में भी देखने को नहीं मिलती है। बट द सतपुरा टाइगर रिजर्व इज़ यूनिक इन द सेंस दैट अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैज़ बीन सीन हेयर। लेकिन इस मामले में सतपुरा टाइगर रिजर्व जो है वो अलग है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन धीरे धीरे क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है टाइगर्स की। वंस अपॉन अ टाइम एनिमल्स लाइक लायंस, एलिफेंट्स, वाइल्ड बफेलोज एंड बारहसिंगा वर ऑल्सो फाउंड इन द सतपुरा नेशनल पार्क। तो पहले तो क्या था? जो एनिमल्स हैं जैसे लायन है, एलिफेंट है, वाइल्ड बफेलो है, बारहसिंगा, ये सब क्या मिलते थे? सतपुरा नेशनल पार्क में मिलते थे। एनिमल्स हुज नंबर आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल, लेकिन जिन एनिमल्स का नंबर कम होता गया, दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज द एंडेंजर्ड एनिमल्स। जो दो एनिमल्स जो हैं बहुत कम रह गए हैं, बहुत कम नंबर पे रह गए हैं, और जो बिल्कुल क्या होने वाले हैं कि अब अगर हमने उन पर ध्यान नहीं दिया तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो उनको हम क्या बोलते हैं? एंडेंजर्ड एनिमल्स बोलते हैं। तो भूजो इज रिमाइंडेड ऑफ द डायनासोर्स विच बिकेम एक्सटिंक्ट आ लॉन्ग टाइम एगो। तो भूजो को याद आता है कि हाँ डायनासोर्स थे जो भी क्या हो चुके हैं? बहुत टाइम पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, अब उनकी कोई स्पीसीज नहीं है। तो सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन देयर नेचुरल हैबिटेट। तो हम क्या करते हैं? हम अपने काम के लिए, लोग अपने रहने के लिए सब क्या करते हैं? हम जंगलों को ख़त्म करते जा रहे हैं। तो जिससे उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो तो जंगल ही है, फॉरेस्ट ही है। तो जब हम उनको ख़त्म कर देंगे तो उससे क्या होगा? एनिमल्स का रहना मुश्किल हो जाएगा, उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, तो उनका सर्वाइवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा फिर क्या हो जाता है? डिफ़िकल्ट हो जाता है। आगे पढ़ते हैं। माधव जी टेल्स पहेली दैट स्मॉल एनिमल्स आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट दैन द बिगर एनिमल्स। माधव जी बताते हैं जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा खतरा होता है कि वो ख़त्म हो जाए, उनका नंबर जो है बिल्कुल फिनिश हो जाए, वो बिल्कुल स्पीसीज उनकी एक भी ना बचे, एक्सटिंक्ट हो जाए। किससे? जो बड़े एनिमल्स होते हैं उनके कंपैरिजन में। एट टाइम्स वी किल स्नेक्स, फ्रॉग्स, लिजार्ड, बैट्स एंड ऑल्स रथलेसली विदाउट रियलाइजिंग देयर इंपॉर्टेंस इन द इकोसिस्टम। हम क्या करते हैं? हर चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, हम स्नेक को ख़त्म कर रहे हैं, हम फ्रॉग को ख़त्म कर रहे हैं, लिजार्ड को, हम सबको क्या कर रहे हैं? ख़त्म कर रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि देखिए हर चीज़ के सर्वाइवल के लिए हमारे ह्यूमन बीइंग, तो हर इकोसिस्टम क्या है? पूरा एक बैलेंस बना हुआ है कि हर चीज़ का नंबर जो है एक वो
जो है एक नंबर होता है हर चीज़ का, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटी से उस नंबर को कम कर रहे हैं, तो उससे हमारा पूरा इकोसिस्टम क्या होता है, पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो बाय किलिंग देम वी आर हार्मिंग आवरसेल्फ, तो हम उन्हें मार रहे हैं तो उससे हम क्या कर रहे हैं, उससे हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड, ऐसा हो सकता है कि वो छोटे हों साइज में, लेकिन जो उनका रोल है इकोसिस्टम में उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब अबाउट विच यू लर्न इन क्लास 7। तो आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा आपने पढ़ा हो फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होती है, तो उन सब में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये इकोसिस्टम में पूरी चैन होती है कि इसमें आपने पढ़ा होगा कि फूड होता है, फूड को कौन लेता है, पहले प्लांट्स में फूड होता है, उनको फिर एनिमल्स लेते हैं, तो पूरी वो फूड चैन बन जाती है कि पहले एक एनिमल ने प्लांट को खाया, फिर उस एनिमल को दूसरे एनिमल ने खाया, तो इस तरह से फूड चैन बनती है। और ऐसे ही फूड वेब, कई सारी फूड चैन मिला के फूड वेब बनाती हैं। तो ये पूरा जो इकोसिस्टम होता है, तो इसमें उनका मेन रोल होता है छोटे एनिमल्स का भी, लेकिन हम उसको इग्नोर कर रहे हैं और हम उनको हार्म करके क्या कर रहे हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अब इकोसिस्टम क्या है, तो इकोसिस्टम क्या होता है, इज मेड ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपने पढ़ा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था मैंने आपको। तो इकोसिस्टम में क्या होता है, प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं इन एन एरिया, और साथ में क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये तो लिविंग थिंग्स हो गई, प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और साथ में नॉन लिविंग थिंग्स क्या हो गई, जैसे क्लाइमेट है कि मौसम कैसा है, सर्दी गर्मी बरसात, सोयल है, रिवर डेल्टाज है, टेम्परेचर है, तो ये सब क्या होते हैं, ये नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो इन दोनों का क्या होता है, आपस में इंटरेक्शन होता है, उस पूरे को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम किसका बना होता है, लिविंग थिंग्स का और नॉन लिविंग थिंग्स का, तो इनका आपस में इंटरेक्शन होता है, तो उसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम। आगे पढ़ते हैं ये रेड डाटा बुक। तो प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स अबाउट रेड डाटा बुक टू द चिल्ड्रन। अब बताते हैं कि रेड डाटा बुक क्या होती है, बच्चों को यही बताते हैं वो। तो ही टेल्स देम दैट रेड डाटा बुक इज द सोर्स बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल्स। तो देखो बेटा, एंडेंजर्ड एनिमल्स क्या होते हैं, जिनका नंबर जो है वो कम हो गया है, कुछ ही स्पीसीज बची हैं उनकी, बस बहुत खतरे में है वो। और एक्सटिंक्ट स्पीशीज क्या होती हैं, जो खत्म हो चुकी हैं, अब उनकी एक भी स्पीसीज नहीं बची हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रेड डाटा बुक में हम रिकॉर्ड रखते हैं एंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल्स का, मतलब जिनके नंबर बहुत कम रह गए हैं और हमने उन पर अब भी ध्यान नहीं दिया, तो वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो ये रेड डाटा बुक में क्या होता है, एक सोर्स है, एक बुक है जिसमें हम सभी का रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन से प्लांट्स एंडेंजर्ड है और कौन से एनिमल्स। देयर आर डिफरेंट रेड डाटा बुक्स फॉर प्लांट्स। तो प्लांट्स की अलग हैं, एनिमल्स की अलग हैं और दूसरी स्पीशीज़ की अलग हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा पढ़ें इसके बारे में, तो यू कैन लॉग ऑन टू द, ये जो आपको वेबसाइट दे रखी है, तो आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं कि रेड डाटा बुक में जो है क्या क्या होता है, कौन कौन सी स्पीशीज़ का नाम लिखा हुआ है। आगे हम पढ़ते हैं माइग्रेशन। तो द एक्सकर्शन पार्टी देन एंटर्स डीपर इनटू द फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ माधव जी। आप सब कहाँ आते हैं, फॉरेस्ट के अंदर आते हैं माधव जी के गाइडेंस में, और दे सिट नियर द तवा रिजर्वर टू रिलैक्स फॉर सम टाइम। अब वो थोड़ी देर के लिए बैठ जाते, थक गए घूमते घूमते, थोड़ा सा उन्होंने सोचा आराम कर लेते हैं। अब पहेली ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर। अब पहेली देखती है कि कुछ बर्ड हैं कहाँ पर, रिवर के पास। तो माधव जी बताते हैं उनको क्या, द चिल्ड्रन दैट दीज आर द माइग्रेटरी बर्ड्स, कि ये क्या है, ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। अब माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होती हैं, तो जो बर्ड्स एक से दूसरी जगह जो है घूमती रहती हैं उन्हें हम बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। तो दीज बर्ड्स हैव फ्लोन हेयर, वो कह रहा है कि यहाँ पर आ गई हैं, कहाँ से आई हैं, अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के दूसरे ही पार्ट से यहाँ पर ये आ गई हैं। तो ऐसी बर्ड को हम क्या बोलते हैं, माइग्रेटरी बर्ड बोलते हैं। तो माइग्रेटरी बर्ड फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। तो वो कहते हैं कि मान लो एक जगह का क्लाइमेटिक कुछ चेंज हो गया है, कुछ मौसम में कुछ बदलाव हो गया है, तो वहाँ पर वो बर्ड नहीं रह पाती कंफर्टेबली, तो वो क्या करती हैं, दूसरी जगह चली जाती हैं जहाँ पर वो कंफर्टेबल रहती है। तो वहाँ बहुत दूर भी जा सकती हैं वो, तो बहुत दूर चली जाती हैं दूसरे एरिया में। तो माइग्रेटरी बर्ड क्या है, ये फ्लाई करती हैं टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर, हर साल आती हैं एक पर्टिकुलर टाइम में कि वहाँ पर ये वाला क्लाइमेट जो है आने वाला, तो वहाँ पर वो आ जाती हैं। और वो क्या करती हैं, दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स एज द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम्स वेरी कोल्ड। क्योंकि उनके जो अपनी जगह होती है जहाँ वो रहती हैं, नेचुरल हैबिटेट जो होता है वो बहुत क्या होता है, कोल्ड होता है और उनके लिए सूट नहीं करता वो, तो अपने अंडों को ले करने के लिए दूसरी जगह उड़कर आ जाती हैं। तो बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड
आर नोन एज द माइग्रेटरी बर्ड्स। तो माइग्रेटरी बर्ड्स किसे कहेंगे? जो बर्ड बहुत दूर का डिस्टेंस तय करके दूसरी जगह पर आ गई है, ठीक है, क्योंकि वहाँ का मौसम उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है, बहुत ठंड है वहाँ, तो दूसरी जगह आ गई जो कि वहाँ जहाँ का मौसम अच्छा है, तो ऐसी जगह वो आ जाती हैं, बहुत दूर आई हैं, तो हम क्या बोलते हैं? माइग्रेटरी बर्ड बोलते हैं। अब पहली कहती है व्हाट वुड हैपन इफ वी हैड नो वुड, कि क्या होगा, वो कोई लकड़ी ही नहीं होगी, वुड नहीं होगी। इज देयर एनी अल्टरनेटिव अवेलेबल फॉर वुड, कि वुड के लिए कोई और अल्टरनेटिव है? आई नो दैट पेपर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट, कि मैं जानती हूँ कि जो पेपर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, हमें कहाँ से मिलता है? पेपर फॉरेस्ट से मिलता है। तो आई वंडर वेदर देयर आर एनी अल्टरनेटिव्स अवेलेबल फॉर पेपर, लेकिन जैसे फॉरेस्ट काटते जा रहे हैं, लकड़ियों को ख़त्म करते जा रहे हैं, तो हमें पेपर जो है नहीं मिल पाएगा, तो फिर कोई अल्टरनेटिव और है कि हमें पेपर मिल पाए? तो देखिए इसमें फिर बताते हैं जो प्रोफेसर अहमद है वो क्या बताते हैं? रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। वो कहते हैं हमसे कि दूसरा कारण जो है, जो डिफॉरेस्टेशन का कारण है वो क्या है कि हम जो है पेपर, जो हम पेपर यूज़ करते हैं उसे बनाने में क्या लगते हैं? बहुत सारे ट्रीज़ लगते हैं। तो बच्चों का ध्यान उस तरफ बताते हैं, उनकी जो अटेंशन ड्रॉ करते हैं, कहते हैं उनसे कि अगर हम जो है 1 टन ऑफ पेपर अगर हमें बनाने हैं तो उसके लिए हमें पूरे 17 फुल ग्रोन ट्रीज़ को काटना पड़ता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? देयरफॉर वी शुड सेव पेपर, हमें पेपर को सेव करना चाहिए। प्रोफेसर अहमद उन्हें और बताते हैं दैट पेपर कैन बी रिसाइकल्ड, वो कहते हैं कि पेपर को हम रिसाइकल भी कर सकते हैं 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज़, हम 5-7 बार जो है उसको रिसाइकल भी कर सकते हैं दोबारा यूज़ करने के लिए। अगर हर स्टूडेंट क्या करे? केवल जो है उसे क्या करना है? 1 शीट ऑफ पेपर इन अ डे, एक दिन में केवल एक पेपर की शीट उसको बचानी है, तो उससे क्या होगा? हम बहुत सारे पेड़ों को काटने से रोक सकते हैं। वी शुड सेव रीयूज यूज्ड पेपर, हमें क्या करना चाहिए? पेपर को सेव करना चाहिए, दोबारा से इस्तेमाल करना चाहिए और इसको रिसाइकल भी करना चाहिए। इससे हम क्या करेंगे? केवल हम प्लांट को ही नहीं बचाएंगे, केवल हम ट्री को नहीं बचाएंगे, लेकिन ट्री से जब क्या बनता है? पेपर बनता है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? बहुत सारी हमें एनर्जी भी चाहिए होती है, कोई खाली पेड़ से डायरेक्ट तो पेपर नहीं बन जाएगा, उसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? बहुत सारी एनर्जी चाहिए और क्या चाहिए? वाटर चाहिए, तो वो सब भी जो है बच जाएगा साथ में। और मोर ओवर द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल, और पेपर बनाने में जो हम हार्मफुल केमिकल यूज़ कर रहे हैं वो भी हम जो है इससे कम कर सकते हैं, क्योंकि जब पेपर कम बनाने पड़ेंगे तो हमें जो है केमिकल की भी कम जो है डिमांड होगी। आगे देखिए, अब है इसका जो इलाज क्या है? इसका इलाज है, जो सोल्यूशन है डिफॉरेस्टेशन का, वो क्या है? रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन मतलब दोबारा से प्लांट लगाना। तो प्रोफेसर अहमद बताते हैं दैट द आंसर टू डिफॉरेस्टेशन, वो क्या है? रिफॉरेस्टेशन। तो रिफॉरेस्टेशन क्या है? इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डेस्ट्रॉयड फॉरेस्ट। तो हम क्या करें? जो पेड़ हमने काट दिए हैं, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है, वहाँ पर हम क्या करें? नए नए ट्रीज़ को लगाएं। तो दैट इज़ द ओनली मेथड। द प्लांटेड ट्रीज शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीसीज। अब मान लो लगाना है तो कौन से पेड़ लगाएं? तो जो स्पीसीज वहाँ पर लगी हुई है उस फॉरेस्ट में, हम वही स्पीसीज हमें लगानी चाहिए जो वहाँ पर मिलती है। वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट। और जितने जितने प्लांट हमें काटते हैं हमें उतने ही प्लांट वहाँ पर लगाने चाहिए। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो। और जो रिफॉरेस्टेशन है वो अपने आप भी हो जाता है। मान लिया हमने क्या किया, कोई हमने एरिया जो है वहाँ सारे प्लांट हमने काट दिए, हमने उस एरिया को बिल्कुल ऐसे ही जो है खाली कर दिया, उसके सारे प्लांट काट दिए, लेकिन उसे हम अगर ऐसे छोड़ देते हैं, उसमें हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है? नेचुरल रिफॉरेस्टेशन होता है और वहाँ पर क्या होगा? अपने आप ही प्लांट उग जाते हैं। तो इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन देयर इज़ नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स, इनका ह्यूमन बींग्स का कोई रोल नहीं है, वहाँ पर प्लांट जो होंगे अपने आप ही उग जाएंगे। तो वी हैव ऑलरेडी मेड अ ट्रिमेंडस डैमेज टू आवर फॉरेस्ट, हम बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुके हैं फॉरेस्ट का। तो इफ़ वी हैव टू रिटेन आवर ग्रीन वेल्थ फॉर जनरेशन, हम चाहते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसे ग्रीन वेल्थ मिले, तो हमें क्या करना है? बहुत सारे पेड़ लगाने हैं। तो प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इज़ द ओनली ऑप्शन। तो हमें क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना है। प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। तो हमारे यहाँ पर क्या है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है। तो इस एक्ट का जो एम है वो क्या है? एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट। इसका जो एम है, जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? कि हमें प्रिजर्व करना है, सुरक्षा करनी है, कंजर्व करना है किसका? नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट। तो हमें क्या करना है कि उनको कंजर्व भी करना है, साथ में जो बेसिक नीड्स हैं पीपल के उसके आसपास जो रहते हैं उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करना भी है। आफ्टर सम रेस्ट माधव जी आस्क्ड चिल्ड्रन टू स्टार्ट मूविंग बैक। अब जो है कुछ देर बाद क्या होता है? माधव जी रेस्ट कर लेते हैं, सब रेस्ट कर लेते हैं,
सब। तो फिर उससे क्या चिल्ड्रन सब कहते हैं टू स्टार्ट मूविंग बैक बिकॉज इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्टे बैक इन द जंगल आफ्टर सनसेट। अब शाम हो गई है तो उन्होंने कहा अब जंगल में घूमना सही नहीं है तो हम चलते हैं। ऑन गेटिंग बैक प्रोफेसर अहमद एंड द चिल्ड्रन थैंक्स माधव जी। और फिर लास्ट में क्या होता है, जब प्रोफेसर अहमद और एंड द चिल्ड्रन किसका थैंक करते हैं, वो माधव जी का, फॉर गाइडिंग दैम थ्रू दिस एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, कि आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, इनके प्लांट्स के एनिमल्स के बारे में बताया, तो उसका उनका वो थैंक्स करते हैं। तो चैप्टर जो स्टूडेंट्स है वो आपका भी ये कंप्लीट हो चुका है और आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आपको जो है ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना आप नहीं भूलेंगे। और आप चैनल पे नए हैं तो जो है आप चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है। बच्चों मैं आपके लिए और वीडियो ऐसे बनाती रहूं तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक और शेयर जरूर करिए। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड बाय बाय बच्चों।